अपनी पिछली वीडियो में हमने आर्काइव 81 सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम इस सीरीज के बचे हुए 4 एपिसोड्स के साथ साथ इससे जुड़ी ढेर सारी थ्योरीज पे बातें करेंगे। अब इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी पहली वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसे देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। आर्काइव 81 के 5th, 6th, 7th और 8th एपिसोड्स के नाम हैं थ्रू द लुकिंग ग्लास, द सर्कल, द फेरी मैन एंड व्हाट लाइज बीनीथ। 5th एपिसोड की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां 4th एपिसोड खत्म हुई थी, यानी कि बेयाट्रिस खुद को हर्ट कर ली थी और फिलहाल वो हॉस्पिटल में थी जहां मेलेडी भी मौजूद थी। मेलेडी वेंडिंग मशीन से हॉट ड्रिंक लेने जाती है और यहाँ एक बार फिर से उसे डैन की विजन आती है। इस विजन की वजह से मेलेडी थोड़ा डर गई थी और इसके बाद वो बेयाट्रिस के कमरे में जाती है। यहाँ वो बेयाट्रिस से उस इंसान के बारे में पूछने लगती है जिसे बेयाट्रिस फियांसे के दौरान देखी थी, लेकिन बेयाट्रिस फिर से मीडियम बनने से मना करते हुए डिमोनिक आवाज में कहती है डोंट लेट इट आउट। ऐसी हालातों में मेलेडी फील्स कि उसे हेल्प की ज़रूरत है और इसीलिए वो स्टीवन टर्नर से मिलने उनके घर पे जाती है, जो कि फॉर सम रीज़न लीव पे थे। मेलेडी स्टीवन से कहती है कि वो हॉन्टेड है और इतना ही नहीं, उसे डैन हॉन्ट कर रहा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि स्टीवन का बेटा है। ये सब सुनकर स्टीवन आस्क कि क्या मेलेडी ने उनके खिलाफ कंप्लेंट करी है, क्योंकि स्टीवन लीव पे नहीं है बल्कि उनके डिपार्टमेंट ने उन्हें कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया है। ये सुनकर मेलेडी पूछती है कि वो आखिर स्टीवन का कंप्लेंट क्यों करेगी, तो स्टीवन बताते हैं कि दरअसल 6 महीना पहले उन्होंने मेलेडी के केस के बारे में एक मैसेज बोर्ड पे लिखा था। ऑल्दो वहाँ उन्होंने मेलेडी का नाम नहीं डाला था, लेकिन वहाँ मेलेडी के प्रॉब्लम्स के बारे में सब कुछ लिखा गया था। ऐसे में 6 महीने पहले एक आदमी मेलेडी के केस में इंटरेस्टेड था और वो मेलेडी जैसे केसेस को ही ढूंढ रहा था, जिन्हें वो बालडंग के नाम से बुलाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि मेलेडी का क्या केस था, तो वेल अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पिछले एक्सप्लेनेशन में बताया था कि वो कभी कभी अचानक पैरालाइज्ड फील करती थी, देन कुछ ड्राइंग स्क्रिबल करती थी और उसे लगता था कि शी इज बीइंग पुल्ड समवेयर। अब वो रिसर्चर जो मेलेडी के केस को देखा था उसने कहा कि मेलेडी बालडंग नहीं है। ये सब सुनकर मेलेडी स्टीवन से कहती है कि वो उन्हें वो सारे टेप्स भेज देगी जिसमें वो सभी लोग फियांसे कर रहे थे एंड बेयाट्रिस ने खुद को हर्ट किया था। मेलेडी फौरन अपने अपार्टमेंट आकर उस टेप को प्ले करती है और इस बार उसे टेप के अंदर एक डीमन नजर आता है। वो फौरन अपने टेप को पैक करके स्टीवन के एड्रेस पे मेल कर देती है। तो इस सब के बाद मेलेडी नोटिसेस कि विसर अपार्टमेंट में एनाबेल का कोई अता पता नहीं था। ऐसे में मेलेडी कैसेंड्रा से एनाबेल के बारे में पूछने जाती है। कैसेंड्रा का कहना था कि एनाबेल एक आर्टिस्ट है और इसलिए उसने एनाबेल को 6th फ्लोर पे अपना एक अपार्टमेंट दे दिया है जहां एनाबेल आर्ट क्रिएट कर सके। कैसेंड्रा ने एनाबेल को वो पेंट भी दे दिया था जिससे एलेनोर आर्ट क्रिएट किया करती थी। अगर आपको याद हो तो 6th फ्लोर पे जाना मना था, साथ ही उस फ्लोर पे जाने के लिए स्पेशल की जरूरत थी जो कि कैसेंड्रा के पास थी। यहाँ मेलेडी को शक होता है कि कैसेंड्रा एनाबेल को किसी तरह से फंसा रही है, इसीलिए वो कैसेंड्रा को फोर्स करके 6th फ्लोर ओपन करवाती है और वहाँ एनाबेल को खोजने लगती है। अपार्टमेंट 6C के अंदर मेलेडी को एनाबेल मिलती है जो कि अजीब बिहेव कर रही थी। एनाबेल कह रही थी कि ये बिल्डिंग स्पेशल है क्योंकि ये बिल्डिंग उसे कुछ कहती है। एनाबेल यहाँ आर्ट क्रिएट कर रही थी और उसका कहना था कि आज रात वो एक बड़े आर्ट एग्जीबिशन में अपने पेंटिंग्स लगवा रही है और वहाँ मेलेडी को भी आना पड़ेगा। बट फॉर नाउ मेलेडी इस आर्ट को नहीं देख सकती और वो अपार्टमेंट में भी नहीं रुक सकती। सो अपार्टमेंट से बाहर आने के बाद 6th फ्लोर पे ही मेलेडी एक अजीब सा डोर देखती है जिसको वो ओपन करती है। इस डोर के पीछे भी एक अजीब तरह का अपार्टमेंट था जो कि काफी टूटा फूटा सा था और वहां वो कई लोगों को सर्कल में खड़ा होकर अजीब हमिंग्स एंड चांटिंग्स करते हुए देखती है। इस अपार्टमेंट में हम वही मोल्ड भी देख पाते हैं और अचानक से सभी लोग हमिंग बंद करके मेलेडी की तरफ देखते हैं। एक बंदा मेलेडी के पास आकर पूछता है कि क्या उसे फादर रूसो ने भेजा है और इससे पहले वो कुछ करता, जॉन स्मिथ जो कि गार्ड था वो यहाँ आकर इन लोगों को मेलेडी से दूर भगाता है। जॉन मेलेडी को यहाँ से बाहर ले जाता है एंड देन ही सेज कि ये सभी लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं और इन्हें बचाने के लिए सैमुअल इन्हें अपार्टमेंट में बंद करके रखता है। सैमुअल इन्हें टाइम से फूड, वाटर और मेडिसिन देता है ताकि ये जंकीज दूसरे का या फिर खुद का नुकसान ना करे, साथ ही इनकी ड्रग्स की आदत ठीक हो जाए। अब ऑब्वियसली स्मिथ की ये स्टोरी कन्विंसिंग नहीं थी, लेकिन मेलेडी यहाँ से बचकर अपने अपार्टमेंट में जाती है। तभी अचानक एक जंकी मेलेडी के पास आता है और इसका नाम क्रिस ली था। नाउ क्रिस का कहना था कि वो मेलेडी को बता सकता है कि यहाँ क्या हो रहा है, साथ ही वो मेलेडी को उसकी मॉम का पता लगाने में भी मदद करेगा, लेकिन इसके बदले मेलेडी को उसके लिए गोल्डन टिकट लाना होगा जो कि फादर रूसो ने उसे प्रॉमिस किया था।
मेलेडी कहती है कि शी विल हेल्प क्रिस, जिसके बाद क्रिस अजीब बातें बताना शुरू करता है। क्रिस का कहना था कि जंकीज को यहाँ इसलिए लाया जाता है ताकि वो सब एक डोर ओपन कर सके टू अनदर वर्ल्ड। इन जंकीज को स्टार डस्ट दिया जाता है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि इसी अपार्टमेंट में ग्रो होने वाला मोल्ड था, और इस मोल्ड के एक हिट से जंकीज दूसरी दुनिया में देख पाते हैं। वो लोग जो हमिंग करते हैं वो एक्चुअली में किसी तरह का प्रेयर या कॉल है फॉर द अदर वर्ल्डली बीइंग हु कॉल्स देम बैक। क्रिस का कहना था कि किसी फेरी मैन के आने के बाद वो सब नरक चले जाएंगे, और इससे पहले ऐसा हो उसे फादर रूसो वाला गोल्डन टिकट चाहिए ताकि वो यहाँ से निकल सके। वो क्लीन लाइफ जीना चाहता है और ये टिकट उसकी आखिरी उम्मीद है। अब ये टिकट और कुछ नहीं बल्कि एक रिहैब सेंटर का फॉर्म था, जिसके फिलअप कर देने पे क्रिस को एक प्रॉपर रिहैब में फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया जाता, जहां वो अपनी लाइफ इंप्रूव कर पाता। अब दोस्तों यहाँ मोल्ड की बार बार बात हो रही है, और आपको याद हो तो बॉबी भी मोल्ड के बारे में डैन से पूछ रही थी। सो जरूर ही इस मोल्ड का कुछ बड़ा कनेक्शन है जो कि हमें आगे कहानी में पता चलेगा। एनीवेज, इस कॉन्वर्सेशन के बाद मेलेडी फादर रूसो से मिलने चर्च जाती है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि फादर रूसो आज ही एक ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी है। ऐसे में मेलेडी फादर के ऑफिस में जाती है, जहां उसे एक सीक्रेट की मिलता है। इस की मदद से मेलेडी फादर के ऑफिस का कैबिनेट खोल पाती है, जहां उसे बहुत कुछ पता चलता है। सबसे पहले तो मेलेडी को कुछ स्क्रिबल्स दिखते हैं, जिन पे वॉस मैनसन 1920, वॉस सोसाइटी 1924, कॉमेट खैरॉन, गैस एक्सप्लोजन और विसर जैसी वर्ड्स लिखे हुए मिलती है। फिर वहां एक स्ट्रेंज ओल्ड बुक था जिसमें अजीब अजीब डीमंस का जिक्र था। इन्हीं में से एक था काइलेगो, जिसे डीमन और गॉड दोनों माना जाता है, और काइलेगो की फोटो वो सेम स्टैचू की फोटो थी जिसे मेलेडी ने वाइसर अपार्टमेंट में देखा था, और लोग इसके सामने चैंट प्रे कर रहे थे। यहाँ मेलेडी को कुछ ऐसी एविडेंस भी मिलती है जिसे ये प्रूव हो रहा था कि सैमुअल हमेशा अपनी आइडेंटिटी बदलता है, यानी कि वो कोई तो राज छिपा रहा है। इन सब के अलावा मेलेडी को वहाँ वो एग्जैक्ट सिंबल मिलता है जो कि उसके रिंग पर बना था, और उस सिंबल को किसी बाल्डंग कोवेन से जोड़ा जा रहा था। इन सभी चीज़ों को देखकर एक बात तो क्लियर थी कि फादर रूसो विसर अपार्टमेंट में चल रहे खुफिया हरकतों के बारे में काफ़ी रिसर्च करने लग गए थे। साथ ही वो सैमुअल के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते थे। शायद यही सब उनके मौत की वजह बनी होगी, क्योंकि फादर खुद तो क्यों ही मरेंगे, उन्हें किसी ने मार डाला होगा। स्पेसिफिकली मैं सोच रहा हूँ सैमुअल। खैर, इसी सब के बीच हम सैमुअल को फादर के ऑफिस में आते हुए देखते हैं, और ऐसे में मेलेडी वहीं छिप जाती है। सैमुअल फादर की डायरी से एक पेज फाड़कर यहाँ से निकल जाता है, और उसे देखकर क्लियर था कि वो यहाँ किसी तरह का सबूत मिटाने आया था। एनीवेज, यहाँ से निकलने के बाद मेलेडी एनाबेल के आर्ट एग्जीबिशन में जाकर उससे मिलती है, क्योंकि वो एनाबेल के साथ आज ही रात विसा अपार्टमेंट को छोड़ने का प्लान बना रही थी। लेकिन दोस्तों, एनाबेल एक अलग ही दुनिया में थी, जहाँ वो एक लेडी की ढेर सारी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई थी और इसे आर्ट एग्जीबिशन में लगाई हुई थी। एनाबेल का कहना था कि ये औरत अदर साइड यानी दूसरी दुनिया से है, और इसलिए एनाबेल ने उसकी तस्वीर बनाई है। एनाबेल खुद को अब स्पिरिट रिसीवर मानने लग गई थी, जस्ट लाइक हाउ एलेनोर वाज। और दोस्तों, यहाँ अजीब बात यह थी कि एलेनोर भी इसी औरत की पेंटिंग्स बनाया करती थी। ऐसी हालातों में मेलेडी को लगने लगता है कि जरूर कैसेंड्रा ने एनाबेल के पेंट में मोल्ड मिलाया होगा, जिसके कांटेक्ट में आकर एनाबेल ऐसा बिहेव कर रही है। अब यहाँ एग्जीबिशन में विसर अपार्टमेंट के कई लोग आए थे, लाइक कैसेंड्रा, तमारा, जेस, सैमुअल, और वो सभी एनाबेल की फोटोज देख रहे थे। तभी इस एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर बताती है कि किसी एनोनिमस इंसान ने एनाबेल की पेंटिंग्स को काफ़ी दाम पे खरीद लिया है, और ये सुनकर एनाबेल एकदम गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो अपनी पेंटिंग्स बेचना नहीं चाहती थी, बस लोगों को, दुनिया को दिखाना चाहती थी। ऐसे में ऑर्गेनाइजर और एनाबेल में बहस होने लगती है, और इस सब के दौरान एनाबेल मेलेडी तक को धक्का देकर गिरा देती है। मेलेडी को अब पूरा भरोसा हो गया था कि सैमुअल ही ये सब कर रहा है, और वो सैमुअल को विसर अपार्टमेंट के नीचे सीधा कन्फ्रंट करती है। वो सैमुअल से उसके मल्टीपल आइडेंटिटीज, कल्ट प्रैक्टिसेस और पेंटिंग्स के बारे में पूछना शुरू करती है, और इससे पहले सैमुअल को जवाब देता, क्रिस ली अपार्टमेंट के छत से कूदकर इनके सामने ही मारा जाता है। ये देखकर मेलेडी चिल्लाती है, और ये वाली टेप यहीं पर खत्म हो जाती है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आकर डैन पे फोकस करती है, जो कि इस टेप को देख रहा था, और टेप के एंड में ही नोटिसेस कि क्रिस के डेथ वाली फ्रेम में वो वर्जिल को भी देख पा रहा था। जी हाँ दोस्तों, दिस वाज शॉकिंग टू डैन, और वो फौरन वर्जिल को कॉल करके इसके बारे में पूछता है। वर्जिल तुरंत ही डैन से मिलने आता है, और वो बताता है कि असल में सैमुअल वर्जिल का भाई था। जी हाँ दोस्तों, वर्जिल के हिसाब से मेलेडी मेंटली स्टेबल नहीं थी, और शायद उसकी वजह से ही वर्जिल ने अपने भाई सैमुअल को खो दिया। इसलिए वो चाहता है कि डैन इन टेप्स को रीस्टोर करे, ताकि वो मेलेडी के बारे में सब कुछ पता कर सके, क्योंकि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि डैन की फैमिली भी मेलेडी की वजह से ही मारी गई होगी।
वर्जिल के हिसाब से मेलेडी जब अपनी माँ के बारे में पता नहीं लगा पाई तो वो सैमुअल को ब्लेम करने लग गई और वही शायद विसर अपार्टमेंट में एंड इवन डैन के घर में आग लगाई होगी। ऑब्वियसली डैन को तो लग रहा था कि सैमुअल विक्टिम नहीं बल्कि विलन है, लेकिन वर्जिल अपने भाई को एज ए विक्टिम पोर्ट्रे कर रहा था। ऐसे में सच्चाई तक पहुंचने का एक ही रास्ता था एंड दैट वाज कि डैन बची हुई टेप्स को रीस्टोर करके आगे की कहानी पता करे। एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ एपिसोड 6 की शुरुआत एक छोटे से क्लिप से होती है जो कि विलियम क्रेस्ट के मूवी द सर्कल से ली गई थी। इस क्लिप में विलियम क्रेस्ट अदर वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस की बातें कर रहे थे विच वॉज वेरी मिस्टीरियस। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आती है जहाँ मार्क डैन से मिलने उसके वर्क लोकेशन के बाहर तक आ पहुंचा था। मार्क का कहना था कि उसके पास थॉमस बिलोज की इन्फॉर्मेशन है। जी हाँ, वही थॉमस बिलोज या टी बिलोज जिसकी डायरी डैन को इसी जगह पे मिली थी। मार्क बताता है कि थॉमस की एक गर्लफ्रेंड है एलिशिया, जो कि मार्क को बताई कि थॉमस को भी वर्जिल ने हायर किया था ठीक इसी जगह पे काम करने जहां अभी डैन कर रहा है। थॉमस किसी तरह के सोप ऑपरा टेप्स को डिजिटाइज कर रहा था और यहाँ काम करते हुए थॉमस मेंटली अनस्टेबल होने लग गया था, जहां उसे भी अजीब विजन्स आने लग गई थी। अपना काम खत्म करके जब थॉमस वापस लौटा तो वो पूरी तरह से मेंटली अनस्टेबल हो चुका था और कुछ ही हफ्तों के बाद थॉमस ने खुद को मार लिया। अब क्योंकि डैन भी इसी राह पे चल रहा था तो कहीं ऐसा ना हो कि डैन भी मेंटली अनस्टेबल हो जाए, बट डैन कन्विंसेस मार्क कि वो ठीक है। इसके बाद डैन फैसिलिटी के अंदर जाकर वहां लगे सारे कैमरास को तोड़ देता है ताकि वर्जिल उस पर नजर न रख सके। ये सब करने के बाद डैन वापस मेलेडी की टेप्स को रिस्टोर करके इन्हें देखने लग जाता है। टेप में आगे हम मेलेडी को देखते हैं जो कि खुद को विसर अपार्टमेंट्स में सैमुअल के फ्लैट में पाती है। वो फौरन वहां से बाहर आती है जहां उसे पुलिस द्वारा क्वेश्चन किया जाता है अबाउट क्रिस's डेथ। मेलेडी एकदम घबराते हुए पुलिस से कहने लग जाती है कि क्रिस को मारा गया है और ये सब कुछ सैमुअल कर रहा है, लेकिन पुलिस इन बातों को सीरियसली नहीं लेती। इसके बाद मेलेडी को एक हॉस्पिटल से कॉल आता है जहां एनाबेल फिलहाल एडमिट थी। मेलेडी फौरन एनाबेल से मिलने जाती है जहां मेलेडी को पता चलता है कि पिछली रात एनाबेल इतना अग्रेसिव हो गई थी कि वो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर को मारते हुए उसका जॉ तोड़ दी, साथ ही वो एक सिक्योरिटी गार्ड के आंख में पिन चुभो दी। ऐसे में एनाबेल को यहाँ लाकर हैंडकफ किया गया था और डॉक्टर्स को इनिशियली लग रहा था कि मे बी वो ड्रग स्टेट में है, लेकिन उसके ब्लड रिपोर्ट में किसी भी तरह के ड्रग का नामो निशान नहीं था। ये सब सुनकर मेलेडी को लगने लगता है कि ये सब उस मोल्ड की वजह से हुआ है और वो डॉक्टर से कहती है कि अगर वो उस मोल्ड का सैंपल डॉक्टर के पास लेकर आएगी तो क्या वो उसे चेक करेंगे। डॉक्टर हाँ कर देते हैं और यहाँ हम एनाबेल को भी देखते हैं जो थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी, लाइक वो मेलेडी को कह रही थी कि उसके पास मेलेडी के लिए कुछ मैसेज है इत्यादि। एनीवेज, मेलेडी विसर अपार्टमेंट वापस आती है जहां वो कैसेंड्रा से उस पेंट के बारे में पूछती है जो कि कैसेंड्रा एनाबेल को दी थी, क्योंकि मेलेडी के हिसाब से उस पेंट में मोल्ड मिलाया गया था। कैसेंड्रा का कहना था कि उसने सारा पेंट एनाबेल को ही दे दिया था और उसके पास अब कोई पेंट नहीं है। तभी कैसेंड्रा के अपार्टमेंट में दूसरे कमरे से जेस आती है और मेलेडी को लगने लग जाता है कि जेस को भी उसके टी में मोल्ड डालकर पिलाया जा रहा है। मेलेडी जेस से इंटरेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जेस का कहना था कि उसे मेलेडी से बात करने के लिए मना किया गया है। मेलेडी जेस से पूछने लगती है कि आखिर उसे इस बिल्डिंग में मोल्ड कहाँ मिलेगा, जिसके रिस्पॉन्स में जेस सिर्फ इतना कहती है कि मेलेडी को एक की जरूरत होगी। ये सुनकर मेलेडी फौरन विसर अपार्टमेंट के बेसमेंट में एक की लेकर जाती है जहां उसे वॉल पे ढेर सारा मोल्ड दिखता है जो कि सर्कुलर पैटर्न्स में था। वहां मेलेडी को वही चैंटिंग और हमिंग सुनाई देती है और मेलेडी इस आवाज का पीछा करते हुए एक डोर ओपन करती है। तभी वहां सैमुअल आ जाता है और इस पॉइंट पे टेप अटक जाती है, जिस वजह से प्रेजेंट टाइम में डैन आगे नहीं देख पाता। डैन फौरन कैसेट को चेक करता है और वो देखता है कि उस कैसेट में मोल्ड जमा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, पूरे डेक रिकॉर्ड में भी मोल्ड लगा हुआ था, जिसे देखकर डैन शॉक्ड हो जाता है। डैन फौरन वर्जिल को कॉल करके इस मोल्ड के बारे में पूछता है, लेकिन वर्जिल ठीक ढंग से डैन को रिप्लाई नहीं देता। इनफैक्ट वो डैन की मेंटल हेल्थ के बारे में पूछने लगता है। इस कॉल पे वर्जिल डैन को बस इतना बताता है कि नीचे स्टोर में एक स्पेयर टेप डेक है जिसका इस्तेमाल डैन कर सकता है। नाउ स्टोर रूम में टेप डेक को खोजते हुए डैन को एक दूसरा कैमरा मिलता है जो कि थॉमस बिलोज का था। जी हाँ दोस्तों, थॉमस इसमें अपना व्लॉग्स बनाया करता था व्हेन ही वाज हियर एंड इन व्लॉग्स को देखकर डैन काफी कुछ जान पाता है। दरअसल थॉमस को वर्जिल ने हायर किया था ताकि वो कुछ ओल्ड सोप ऑपेरास को डिजिटाइज कर सके। इनिशियली तो थॉमस यहाँ काफी खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला कि वेल स्प्रिंग्स कंपनी एक्चुअली में लोगों की डीएनए डेटा कलेक्ट करती थी, जिसके लिए कंपनी पे गवर्नमेंट का रोक लगा था। इनफैक्ट यहाँ फैसिलिटी में भी थॉमस को कुछ ब्लड सैंपल्स रेफ्रिजरेटेड मिले थे। दिस ऑल मेंट कि वर्जिल किसी को ढूंढ रहा था। इन सब बातों के अलावा थॉमस कह रहा था कि कैसे उसे स्क्रीन के अंदर कोई डीमन दिखता है और वो किसी पैट्रिशिया की टेप्स को डिजिटाइज कर रहा था जो कि इन टेप्स में कुछ तो कड़ी है। इस पॉइंट पे हम एज ए व्यूअर्स दो चीजें सोचते हैं।
पहली ये कि डैन को भी तो स्क्रीन में डीमन की झलक मिल रही थी, साथ ही पैट्रिसिया और कोई नहीं बल्कि विसर अपार्टमेंट की ही एक रेजिडेंट हुआ करती थी जो कि सोप ऑपराज वगैरह रिकॉर्ड करती थी। अगर आपको याद हो तो 4th एपिसोड में पार्टी के दौरान मेलेडी पैट्रिसिया से मिली थी जो कह रही थी कि वो मुझसे ये सब करवाता है, एज वो अपने विजन्स के बेसिस पे ये सोप ऑपराज बनाती थी। इनफैक्ट एक आर्काइव जहां डैन थॉमस के टेप्स देखा था वहां एक्चुअली में टेप्स पे स्टिकर्स लगे हुए थे क्योंकि वो टेप्स एक्चुअली में पैट्रिसिया के टेप्स हुआ करते थे। एनीवेज ये सब देखने के बाद डैन बाहर जाता है जहां उसकी मुलाकात बॉबी से होती है। डैन बॉबी से कुछ क्वेश्चंस पूछता है लेकिन बॉबी का कहना था कि वो चुपचाप अपना काम खत्म करके यहां से निकल ले। दूसरी तरफ मार्क एवी और विलियम क्रिस्ट के कनेक्शन के बारे में और पता लगाने में लगा हुआ था, जहां वो जान पाता है कि विलियम क्रिस्ट को किसी वॉर सोसाइटी के बारे में काफी कुछ पता था और वहीं से इंस्पायर होकर क्रिस्ट ने द सर्कल फिल्म को बनाया था विच नेवर एयर्ड। वॉर सोसाइटी सपोजिटली एक डेंजरस ग्रुप थी जहां ऑकल्ट, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस और ना जाने क्या क्या होता था, और इस ग्रुप की लीडर आइरिस वॉस थी जिसकी हम एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ देख पाते हैं। मार्क को यहाँ एक बहुत पुराना 1920s के टाइम का टेप भी मिलता है जिसमें हम आइरिस वॉस को एक लड़की का गला काटते हुए देख पाते हैं। इस फुटेज को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वहाँ किसी तरह की रिचुअल चल रही थी। एंड देन हम कुछ फोटोज को भी देख पाते हैं जिसमें आइरिस वॉस के पीछे हम किसी डिमोनिक फिगर को देखते हैं। दूसरी तरफ डैन टेप से मोल्ड वगैरह हटाकर वापस अपना काम शुरू करता है और हम मेलेडी के आगे की कहानी जान पाते हैं। मेलेडी के सामने सैमुअल आ चुका था और पहले तो वो ऐसे एक्ट करता है एज इफ वो बस मेलेडी की हेल्प करना चाहता है, लेकिन जल्द ही वो अपना राज खोलना शुरू करता है। सैमुअल के हिसाब से ये मोल्ड उनके डिवोशन का प्रूफ है और वो मेलेडी को सब बता देगा अगर मेलेडी उसके साथ बेसमेंट में अंदर अकेले आए। ये सुनकर मेलेडी सैमुअल के साथ बेसमेंट पहुंचती है और वहां वो फिर से कुछ लोगों को सर्कल बनाकर हमिंग और चैंटिंग करते हुए देखती है। मेलेडी को ये कमरा जाना पहचाना सा लग रहा था और यहाँ काइलेगो की वो मूर्ति भी थी जिसके बारे में हम व्यूअर्स ने फादर रॉस के बुक में पढ़ा था। सैमुअल कहता है कि इस जगह पे 1920s के दौरान वॉस फैमिली की मैंशन हुआ करती थी और ये हमिंग एंड चैंटिंग कोई सॉन्ग नहीं बल्कि प्रेयर है जिसकी मदद से काइलेगो को हमारी दुनिया में बुलाया जा सकता है। सैमुअल का कहना था कि वो मेलेडी को ही कई सालों से ढूंढ रहा था क्योंकि मेलोडी एक बाल डंग है और उसे ये तब क्लियर हुआ जब मेलेडी इस चांटिंग और प्रेयर को सुनकर बेहोश होने लग गई थी। सैमुअल बताता है कि मेलेडी की माँ एक्चुअली में कभी विसर अपार्टमेंट में नहीं रही थी बल्कि सैमुअल ने ही उसकी माँ की तरफ से नकली लेटर्स भेजा था ताकि मेलेडी उनको खोजते हुए खुद यहाँ चली आए। सैमुअल के हिसाब से जल्द ही सब कुछ एक हो जाएगा, कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये सब काइलेगो की शक्तियों से मुमकिन है। ये सब कहने के बाद सैमुअल वही टेप प्ले करता है जिसमें आइरिस वॉस एक लड़की का गला काटकर उसे सैक्रिफाइस की थी टू मेक हर अ वेसल। ये देखकर मेलेडी को लगता है कि उसे भी सैक्रिफाइस किया जाएगा, लेकिन सैमुअल बताता है मेलेडी तो बाल डंग है, वो सैक्रिफाइस नहीं होगी, सैक्रिफाइस तो उसका होगा जिसे लगता है कि वो अपने अंदर दुनिया समा सकती है, यानी कि जेस का। जी हाँ दोस्तों, शायद यही वजह थी कि जेस को ये लोग तैयार कर रहे थे। एंड देन सैमुअल कहता है कि रिचुअल के बाद मेलेडी अपनी माँ से रीयूनाइट हो जाएगी। इनफैक्ट ह्यूमैनिटी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है, जस्ट दैट मेलेडी को इस कल्ट को एक्सेप्ट करते हुए रिचुअल में पार्टिसिपेट करना होगा। इन बातों को सुनकर मेलेडी एकदम फ्रीक आउट करती है और वो सैमुअल को कर्स करते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो भागकर ऊपर आती है जहाँ उसका रास्ता स्मिथ और सैमुअल रोकते हैं। तभी विसर अपार्टमेंट में स्टीवन भी आ जाते हैं। जी हाँ, डैन के डैड स्टीवन, जो कि मेलेडी को अपने साथ कहीं ले जाते हैं। ये टेप यहीं पर खत्म हो जाती है और इसके ठीक बाद डैन टीवी में एक डीमन को देखता है जो कि समहाउ टीवी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। डैन फौरन अपने हाथ में एक रिंच लेता है और वहां लगे सारे मॉनिटर्स को तोड़ने लग जाता है क्योंकि ये डीमन हर मॉनिटर से निकलने की कोशिश कर रहा था। मॉनिटर्स डिस्ट्रॉय करने के बाद डैन टेप आर्काइव्स में जाता है जहां वो टेप्स वगैरह को भी तोड़ने लगता है और तभी उसे वहां एक हिडन कंपार्टमेंट दिखता है जिसके ऊपर ब्लैक मोल्ड था। इस कंपार्टमेंट के अंदर जाने पर डैन ठीक उसी जगह पहुंच जाता है जहां हम वॉस कम्युनिटी के लोगों को और सैमुअल को रिचुअल करते हुए देखे थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ काइलेगो की मूर्ति के साथ साथ वो डिमोनिक रिचुअल वाली किताब भी रखी हुई थी। एंड दिस प्रूफ कि ये जगह और कोई जगह नहीं बल्कि वॉस मैंसन या फिर आप कह सकते हैं विसर अपार्टमेंट वाला जगह है। वॉल पे ढेर सारे मॉनिटर्स थे और उन पे मेलेडी की टेप्स एंडलेस लूप में प्ले हो रही थी। मेलेडी बार बार प्लीज हेल्प, प्लीज फाइंड मी बोल रही थी और ऐसे में डैन डिसाइड्स कि वो यहाँ लगी सारी स्क्रीन को तोड़ देगा, लेकिन इससे पहले वो ऐसा कर पाता कोई डैन पे पीछे से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म हो जाती है।
नाउ एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें कॉमेट खैरोन के बारे में कुछ बातें बताई जाती है। हम जान पाते हैं कि हर 70.6 ईयर्स के बाद एक कॉमेट हमारे सोलर सिस्टम में आता है और फिर वो बाहर चला जाता है। देयर इज ऑलवेज अ मोमेंट जब ये कॉमेट हमारी धरती से इतना करीब होता है कि कई लोग अपनी आंखों से आसमान में इसे देख पाते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट डेटेड बैक इन 1774, मिलियंस ऑफ ईयर्स बैक इस कॉमेट का एक हिस्सा पृथ्वी पे क्रैश कर गया था, जिसकी वजह से इंसानों को मिला एक रेयर मिनरल नेम्ड एज खैरोनाइट। खैर, यहाँ से सीन डैन पे फोकस करती है, जिसकी आंखें अपने अपार्टमेंट में अपने बेड पर खुलती है। डैन उठकर मिरर के सामने जाता है और यहाँ वो अपने दांतों पर वही ब्लैक मोल्ड लगा हुआ देखता है, जिसके बाद वो मोल्ड वोमिट करने लगता है और इसी के साथ उसकी नींद खुल जाती है। डैन रियलाइजेस कि वो बस एक सपना देख रहा था, लेकिन वो सचमुच अपने अपार्टमेंट में ही था। इसके बाद डैन सीधा वर्जिल के ऑफिस पहुंचता है, लेकिन वर्जिल वहाँ नहीं था, इसलिए डैन उससे वीडियो कॉल पे बात करता है। कॉल पे डैन वर्जिल से पूछता है कि उस पे किसने हमला किया है और वो अपने घर कैसे पहुंच गया। वर्जिल डैन से कहता है कि डैन की दिमागी हालत खराब हो चुकी थी, वो बहुत ओवरवर्क्ड हो गया था, जिसके बाद वो उन्हें फैसिलिटी में बेहोश मिला। इसके बाद डैन को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और डॉक्टर्स के कहने पर उसे अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया। डैन वर्जिल को कन्फ्रंट करता है कि उसे पता है कि वर्जिल का भाई सैमुअल वहाँ किसी तरह का रिचुअल कर रहा था। फैसिलिटी का बेसमेंट एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा विसर अपार्टमेंट का बेसमेंट था। डैन वर्जिल पे इल्जाम लगाता है कि वर्जिल इन टेप्स के जरिए पता लगाना चाहता था कि सैमुअल क्या कर रहा था, ताकि वो खुद भी एग्जैक्ट वही चीजें कर सके। वर्जिल डैन को धमकाते हुए कहता है कि अगर डैन उस पर इस तरह के इल्जाम लगाएगा तो उसे ये याद रखना चाहिए कि उसने वर्जिल की फैसिलिटी में इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स और एविडेंस को जानबूझकर डिस्ट्रॉय किया है, जिसका सबूत वर्जिल के पास है, और इस बेसिस पर वो डैन पे केस भी कर सकता है। तो डैन की भलाई इसी में है कि वो चुपचाप अपने पैसे ले और यहाँ से निकल ले। और देखा जाए तो डैन के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में डैन अपने घर आता है, जहाँ उसे मार्क मिलता है और डैन मार्क को थॉमस बिलोस की एक रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें थॉमस बता रहा था कि उसे टेप्स में किसी तरह की डिमोनिक फिगर नजर आती है। ये देखकर मार्क डैन को बताता है कि अभी कुछ समय पहले ही ईवी क्रिस्ट की डेथ हो गई, जिसके बाद मार्क ने विलियम क्रिस्ट के कलेक्शन को स्टडी किया। मार्क बताता है कि विलियम पर वॉस सोसाइटी नाम के एक ग्रुप के बारे में पता करने का जुनून सवार था। इस सोसाइटी को रिच वॉस फैमिली ने 1920s के आसपास बनाया था, जिसके ओल्डेस्ट 3 मेंबर्स थे, जोना, लूकस और उनकी सिस्टर आइरिस वॉस। ये लोग ब्लैक मैजिक किया करते थे और ह्यूमन सैक्रिफाइस तक देते थे। इनके पास विचेस के कबीले की एक किताब थी और इन विचेस को बाल्डंग के नाम से जाना जाता था। मार्क बताता है कि दूसरी दुनिया के जिस पावरफुल क्रीचर को वो लोग जगाना चाहते थे, उसका नाम था काइलेगो। मार्क यहाँ डैन को वो सीक्रेट मूवी रील भी देता है जिसे सैमुअल ढूंढ रहा था, और मार्क बताता है कि 1924 में वॉस के मैंसन में आग लग गई थी, जिसके बाद वॉस की पूरी कम्युनिटी जैसे कहीं गायब ही हो गई थी। लेकिन ये रील बच गई थी, जिसके बाद ये रील विलियम क्रिस्ट को मिली और विलियम इस वॉस फैमिली के बारे में हर स्मॉल डिटेल जुटाने में लग गया। मार्क वॉस फैमिली की कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है जिसमें वो स्पिरिट कैप्चरिंग करना चाहते थे, और इन्हीं में से एक फोटो थी आइरिस वॉस की। आइरिस की फोटो देखकर डैन उसे पहचान जाता है और मार्क को बताता है कि एनाबेल इस लेडी को ड्रॉ किया करती थी। वो दोनों इस रील को प्ले करते हैं और अब सीन 1924 के न्यूयॉर्क में वॉस मैंसन के अंदर शिफ्ट होता है, जहां हम रोज नाम की एक लड़की को देखते हैं। रोज यहाँ मेड के काम के लिए आई थी और आइरिस उसे मिलती है। आइरिस रोज को एक ब्लू बॉक्स देती है, जिसे ओपन करने पर एक क्रीपी ट्यून प्ले होता है, जिसके बाद आइरिस रोज से पूछती है कि क्या वो गॉड में बिलीव करती है। रोज का कहना था कि गॉड ने उससे उसके परिवार को छीन लिया, इसलिए वो गॉड में बिलीव नहीं करती। यहाँ हमें पता चलता है कि रोज की पूरी फैमिली दरअसल टाइफॉइड इन्फेक्शन की वजह से मारी गई थी। आइरिस रोज से कहती है कि तुम बहुत स्पेशल हो और अपने अंदर एक नई दुनिया समा सकती हो। इनफैक्ट जल्दी तुम अपने परिवार वालों से मिलोगी। बाहर आइरिस का भाई लूकस और जोनास आते हैं, जो कि एक पैकेज लेकर आए थे। इस पैकेज में काइलेगो का स्टैचू था। जी हाँ, शाम को रोज आइरिस के रूम में जाती है, जहां वो आइरिस के गले में खैरोनाइट का पेंडेंट देखती है। इस पर आइरिस रोज को खैरोन कॉमेट के बारे में बताती है, जो कि कुछ दिन बाद धरती के पास से गुजरने वाला था, और जिस दिन वो अर्थ के ऊपर से गुजर रहा था, उस दिन उन लोगों ने एक पार्टी रखी थी, जिसमें आइरिस रोज को भी इनवाइट कर लेती है। खैर, शाम को एक गैदरिंग में आइरिस इमा ट्रिली नाम की एक लेडी से मिलती है, जो कि वॉस सोसाइटी में शामिल होना चाहती थी। आइरिस एमा को एक रूम में इनवाइट करती है, जिसमें रोज को एंट्री नहीं दी जाती। इस पार्टी में आइरिस काइलेगो के स्टैचू के आगे कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और लूकस फोटोग्राफ्स क्लिक करने लगता है। बट तभी हम रोज को भी यहाँ देखते हैं, जो कि किसी तरह यहाँ छुपकर आ गई थी, और उसने भी ये सब देख लिया था। गैदरिंग ओवर होने के बाद उन फोटोज को प्रोसेस किया जाता है और सरप्राइजिंगली इन फोटोज में काइलेगो कैप्चर हो गया था। नेक्स्ट सीन में रोज आइरिस के बाथरूम में जाती है, जहां उसे आइरिस बाथरूम के फ्लोर पर बैठी हुई मिलती है विद अ लॉट ऑफ ब्लड ऑन द फ्लोर। आइरिस काइलेगो से एक बेबी मांगने वाली थी, जो कि उसे नहीं मिल पाया था और इसलिए वो उदास थी। इनफैक्ट इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो आइरिस का मिसकैरेज हुआ हो।
नेक्स्ट सीन में आयरिस अपने बेड पर मायूस होकर सो रही थी जब रोज यहाँ आती है टू कंफर्ट हर। और यहाँ आयरिस रोज को काइलेगो के बारे में बताती है जो कि ह्यूमैनिटी के सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करने की क्षमता रखता है और वो अपने फॉलोअर्स को एक सुखी जीवन देने का वादा करता है। खैर नेक्स्ट डे रोज बाथरूम का फ्लोर ठीक वही जगह पे साफ कर रही थी जहां हमने आयरिस का ब्लड देखा था और अब उस जगह पे मोल्ड लगना स्टार्ट हो गया था। आयरिस इस मोल्ड को देखकर रोज को रुकने के लिए कहती है और उसे देखकर बहुत खुश नजर आती है। वो रोज को बताती है कि अब उसकी प्रेयर को काइलेगो ने सुन लिया है ना। उस रात रोज को तेज खांसी होने लगती है जिससे उसकी नींद टूट जाती है। रोज बाहर किसी की आवाज सुनती है और बाहर आकर वो देखती है कि एमा यहाँ बाल्डंग विचेस की बुक उठाकर ले जा रही थी और तभी यहाँ आयरिस आ जाती है जो कि एमा को ये बुक ले जाने से रोकने लगती है। अब यहाँ में पता चलता है कि एमा खुद एक बाल्डंग थी और कुछ समय पहले बाल्डंग विचेस ने इस बुक के यूज से काइलेगो को ऑलमोस्ट फ्री कर दिया था। तब इन विचेस को पता चला कि ये कितना गलत है और उन्होंने उसे सील किया और अब वो नहीं चाहते थे कि कोई भी काइलेगो को हमारी दुनिया में बुलाए। तभी जोनास यहाँ आ जाता है और वो एमा को शूट कर देता है। आयरिस एमा की डेड बॉडी को एक बाथटब में रखकर उसका ब्लड कलेक्ट करने का ऑर्डर देती है क्योंकि काइलेगो के रिचुअल में उन्हें एक बाल्डंग का ब्लड भी चाहिए था। अब सीन उस पार्टी पर शिफ्ट हो जाता है जब कॉमेट खैरॉन अर्थ के पास से गुजरने वाला था। आयरिस को पार्टी के बाहर लूकस मिलता है जो कि आयरिस को कन्फ्रंट करता है कि उसे लगता है कि आयरिस ये सब बस अपने बच्चे को पाने के लिए कर रही है। लूकस जानता था कि आयरिस पार्टी में आए लोगों के सामने ह्यूमन सैक्रिफाइस करने वाली है और वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। आयरिस पार्टी में वापस आती है जहां वो रोज को अपने साथ लेकर रिचुअल स्टार्ट कर देती है। जोनास एक कैमरा लेकर इस सब कुछ को रिकॉर्ड करने लगता है और बाकी सभी लोग मास्क लगा लेते हैं। आयरिस मंत्र पढ़ने लगती है और उसके पास ही एक ग्लास में एमा का ब्लड था जिसे वो काइलेगो के स्टैचू पर डालती है और इसके बाद वो रोज का थ्रोट काट कर उसे सैक्रिफाइस कर देती है। ऐसा करते ही रूम में एक तेज रोशनी होती है और रील यहीं खत्म हो जाती है। मार्क ये सब देखकर बहुत डर चुका था और वो डैन को सजेस्ट करता है कि उसे अब इस मामले में और आगे नहीं जाना चाहिए और सब कुछ को भूल कर वापस अपनी लाइफ में आ जाए। डैन कहता है कि इन लोगों ने उन सब की आइडेंटिटी मिटा दी जो इन टेप्स में है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, लेकिन वो मेलेडी को जस्टिस दिलाना चाहता है। डैन का मानना था कि मेलेडी की फ्रेंड एनाबेल अभी तक जिंदा होगी और उन्हें एनाबेल को खोजना चाहिए। वो लोग एनाबेल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उन्हें पता चलता है कि एनाबेल को रॉकलैंड मेंटल असाइलम में रखा गया था। दोनों फौरन वहां जाकर उससे मिलते हैं। एनाबेल डैन को देखते ही पहचान जाती है और उसे उसके नाम से पुकारती है। डैन उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। इस पर एनाबेल कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, लेकिन तुम्हें इतना समय क्यों लग गया? मेलेडी तुम्हारा इंतजार कर रही है। एनाबेल के रूम में मेलेडी की कई सारी ड्राइंग्स करी गई थी और एनाबेल डैन को बताती है कि मेलेडी को वहां से बाहर लाना होगा। डैन से पूछता है कहां से। इस पर एनाबेल से दूसरी दुनिया से जहां आयरिस भी है। इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। नाउ एपिसोड 8 यानी कि फाइनल एपिसोड में हमें मेलेडी दिखाई जाती है जिसे रॉकलैंड मेंटल असाइलम लाया गया था डॉक्टर स्टीवन के कहने पर। यहाँ स्टीवन मेलेडी से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी सारी टेप्स देख ली हैं और मुझे पता चला है कि सैमुअल का असली नाम अलेक्जेंडर वर्जिल है। दरअसल स्टीवन को जो हिस्टोरियन बाल्डंग्स की रिसर्च के लिए मिला था वो कोई और नहीं बल्कि सैमुअल ही था विद अनदर आइडेंटिटी। और सैमुअल को मेलेडी के बारे में पहले ही सब पता चल गया था, ऑल्दो स्टीवन ने वेबसाइट पर मेलेडी का नाम नहीं दिया था, बट स्टिल सैमुअल के लिए ये गेस करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मेलेडी यहाँ से बाहर जाने की रिक्वेस्ट करती है लेकिन स्टीवन उसे बताता है कि वो उसे यहाँ उन लोगों से दूर और सेफ रखने के लिए लाया है। मेलेडी कहती है कि वो लोग जेस को अपने रिचुअल के लिए कई सालों से तैयार कर रहे हैं और जेस की जान खतरे में है। स्टीवन मेलेडी को एक रूम में लेकर जाता है जहां एनाबेल थी और एनाबेल मेलेडी को देखकर बहुत खुश होती है। एनाबेल ने अपने रूम की वॉल पर आयरिस की बहुत सारी पोर्ट्रेट्स बना रखी थी और यहाँ एनाबेल और मेलेडी जब बात कर रहे होते हैं तब मौका देखकर स्टीवन रूम को बाहर से लॉक करके चले जाते हैं। मेलेडी आयरिस को पहचान जाती है और एनाबेल को बताती है कि जिस लेडी को वो ड्रॉ करती आ रही है वो एक मर्डरर है। एनाबेल कलर से आयरिस की ड्राइंग को मिटाने लगती है और कहती है कि इसे बाहर नहीं आना चाहिए। मेलेडी एनाबेल से पूछती है कि इसका क्या मतलब है, जिस पर एनाबेल मेलेडी को बताती है कि आयरिस आज रात को बाहर आने वाली है क्योंकि फेरीमैन आया हुआ है। मेलेडी पूछती है कि क्या फेरीमैन से उसका मतलब है खैरॉन कॉमेट, तो एनाबेल बोलती है यस और वो कहती है कि कैसेंड्रा ने बताया था कि वो लोग आज रात को दूसरी दुनिया के दरवाजा को खोलने वाले हैं, जिसका मतलब कि वो लोग आज एक सैक्रिफाइस देने वाले हैं। ऐसे में मेलेडी को जेस का ख्याल आता है और वो इस रूम की विंडो से किसी तरह एस्केप करके जेस को बचाने चली जाती है। तो अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां डैन और मॉक यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन एनाबेल डैन को रोककर उसे एक बॉक्स देती है जिसमें कुछ टेप्स रखी हुई थी। एनाबेल बताती है कि ये टेप्स जेस ने डैन के लिए रखवाई थी। डैन एनाबेल को बताता है कि जेस की तो डेथ हो चुकी है। इस पे एनाबेल डैन को बताती है कि असल में जेस मरी नहीं है बल्कि उसने अपनी आइडेंटिटी बदल ली थी और अब वो एक नन बन चुकी है। आखिरी बार जाने से पहले उसने डैन के लिए ये बॉक्स उसे दिया था।
डैन और मार्क घर आते हैं और इन टेप्स को चेक करते हैं जिसमें मेलेडी ने जेस के कैमरा से एक वीडियो शूट किया था पुलिस के लिए, जिसमें उसने सैमुअल के बारे में बताया था। जेस के लॉकर, जिसके बारे में सिर्फ मेलेडी और जेस को ही पता था, उसमें ही कैमरा छिपा रहता था और 6th फ्लोर की कीज भी थी। मेलेडी 6C में जाकर जेस को आवाज लगाती है, बट जेस को नहीं पता था कि डोर कैसे खुलेगा। सो मेलेडी पीछे के विंडो के थ्रू रूम में एंटर करती है और जेस को समझाती है कि वो लोग उसके साथ क्या करने वाले हैं। मेलेडी रूम के मेन डोर को चेयर से ब्लॉक कर देती है और जेस को विंडो के थ्रू ही बाहर भगा देती है और उसे यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाने को कहती है। बाहर वो गार्ड स्मिथ आ जाता है और जेस को आवाज लगाता है। स्मिथ अंदर भी आ जाता है और देखता है कि रूम में जेस नहीं थी बल्कि मेलेडी थी। ये देखकर वो गुस्सा हो जाता है और मेलेडी को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद मेलेडी की आंख एक रूम में खुलती है जहां उसे चेयर से टाई किया गया था और यहाँ सैमुअल, तमारा और बाकी कई लोग थे जो कि रिचुअल करने वाले थे। मेलेडी सैमुअल से कहती है कि मैंने जेस को यहाँ से भगा दिया है और अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में सैमुअल कहता है कि हमें जेस की नहीं बल्कि तुम्हारी जरूरत थी। जी हाँ दोस्तों, सैमुअल बताता है कि जेस तो बस एक बेट थी ताकि वो लोग मेलेडी को यहाँ ला सके, क्योंकि जेस का काम है कंटेनर बनना, वो कोई भी बन सकता है, लेकिन यहाँ एक बाल डंग का होना जरूरी है। अब सैमुअल तमारा को बुलाता है और उसे खेरानाइट का पेंडेंट पहना देता है, विच मेंट कि वो लोग तमारा को सैक्रिफाइस करने वाले थे जेस की जगह। अब रिचुअल स्टार्ट होता है और सैमुअल बुक से स्पेल पढ़ता है, जिसके बाद वो मेलेडी के हाथ पे कट लगाकर उसका ब्लड कैलिगो के स्टेचू पे डालता है। इसके बाद स्पेल पढ़ते हुए तमारा का थ्रोट कट कर देता है। पोर्टल ओपन हो जाता है और यहाँ तेज रोशनी होती है। सैमुअल बहुत कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि यहाँ काइलेगो को आना चाहिए था, बट यहाँ उन्हें आयरिस दिखाई देती है। अब जेस, जिसे यहाँ से भाग जाना था, वो भागी नहीं थी बल्कि वो यहीं स्टेयर्स के पास छिप कर सब रिकॉर्ड कर रही थी और वो मेलेडी को आवाज लगाती है। अब तक मेलेडी और सैमुअल इस रिचुअल से खुली पोर्टल या वेल में एंटर कर चुके थे और मेलेडी जेस को यहाँ से भाग जाने को कहती है। तभी कमरे में आग लग जाती है और जेस अपने आप को बचाकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। टेप यहीं पर एंड हो जाता है और मार्क बोलता है कि जो रिचुअल आयरिस एंड देन सैमुअल ने की थी, उससे एक पोर्टल खुला जो कि एक मिरर डायमेंशन यानी कि पैरेलल डिमेंशन का था, जिसमें वो अनसक्सेसफुल रहे और काइलेगो को यहाँ लाने के बजाय वो लोग खुद ही वहाँ ट्रैप हो गए थे। दिस मेंट कि मेलेडी आज भी उसी डिमेंशन में ट्रैप्ड है। डैन मार्क से कहता है कि उसे मेलेडी को वहां से बाहर निकालना होगा। मार्क कहता है कि उन्हें तो ये पता ही नहीं कि ये रिचुअल को सेफली कैसे किया जाए, जिस पे डैन कहता है कि वो वर्जिल की हेल्प ले सकते हैं। तो बस डैन फौरन फैसिलिटी पहुंचता है जहां उसे वर्जिल मिलता है और वो डैन को यहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन डैन उसे न्यूली एक्वायर्ड टेप्स दिखाने का लालच देकर अंदर आ जाता है। डैन उसे टेप्स दिखाता है, उन्हें बीच में रोककर वर्जिल से पूछता है कि तुम इसमें क्या ढूंढ रहे थे। वर्जिल बताता है कि ये टेप्स एक जरिया है, एक विंडो है दूसरी दुनिया को देखने का। डैन पूछता है कि इसके लिए तुमने 25 साल का वेट क्यों किया, जिस पर वर्जिल उसे बताता है कि उसके पास सारे टेप्स नहीं थे, लेकिन लास्ट ईयर के वेयरहाउस ऑक्शन में उसे बाकी की टेप्स मिल गई। डैन उसे पूछता है कि वो टेप्स वहां कैसे पहुंचे, जिस पर वर्जिल बताता है कि इन टेप्स को वहां डैन के डैड ने रखा था। जी हाँ दोस्तों, वर्जिल कहता है कि डैन के डैड उन टेप्स को दूर रखना चाहते थे क्योंकि वो शायद जानते थे कि वो टेप्स कितने डेंजरस है। वर्जिल कहता है कि शायद इसीलिए डैन के पिता का घर जला दिया गया था और उसे उन लोगों ने जलाया था। डैन पूछता है कि वो लोग कौन, जिस पे वर्जिल कहता है कि 2 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, एक जो काइलेगो डेमन को पृथ्वी पे लाना चाहते हैं और दूसरे जो कभी ऐसा नहीं होने देंगे, और ये दोनों ग्रुप्स अपने रास्ते में किसी को भी मिटा सकते हैं। उस रात डैन का अपनी फैमिली में अकेला जिंदा बच जाना बस एक कोइंसिडेंस था। डैन वर्जिल को बताता है कि वो सैमुअल और मेलेडी दोनों को वहां से बाहर निकाल सकते हैं, बट वर्जिल कहता है कि मेरे भाई ने खुद ही अपनी कब्र खोदी थी तो मैं उसे बाहर नहीं निकालना चाहता हूँ। डैन अपना प्लान फेल होता हुआ देखकर वर्जिल पे अटैक कर देता है और वर्जिल भी अपनी गन निकालकर डैन को शूट करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से मार्क आकर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। सच बताऊं, मार्क जैसा दोस्त किस्मत वालों को ही मिलता है। एनीवेज, डैन और मार्क आर्काइव में जाते हैं जहां से वो लोग एक ब्लड बॉटल ले लेते हैं, जिसके बाद वो और मार्क बेसमेंट में जाकर रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। इस रूम में चारों तरफ मेलेडी की टेप्स प्ले हो रही थी। डैन मंत्र वाली बुक खोलकर स्पेल्स ढूंढने लगता है कि तभी रूम में बॉबी आती है और वो मार्क के सर पे गन लगा देती है। बॉबी डैन से पूछती है कि वो यहाँ क्यों आया है। डैन कहता है कि वो मेलेडी को बचाना चाहता है। बॉबी कहती है कि ये सब कुछ ना उन लोगों के काम आया था ना तुम्हारे काम आएगा। बॉबी यहाँ आयरिस, सैमुअल और वर्जिल की बात कर रही थी। वो कहती है कि उन सबको लगता था कि उनके पास सब कुछ है इस रिचुअल को करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। और बॉबी की बातों से मार्क को यह समझ आता है कि बॉबी एक बालडंग है। बॉबी उन्हें एक रेजोनेटिंग फोक दिखाती है और बताती है कि उन लोगों के पास सब कुछ था, बट वो चाबी नहीं थी जिससे वो पोर्टल ओपन कर सके। मतलब कि इस पोर्टल को सिर्फ और सिर्फ एक बालडंग ही सही तरह से खोल सकती है। डैन कंफ्यूज हो जाता है और वो बॉबी से पूछता है कि क्या वो वर्जिल को पोर्टल के अंदर भेजने वाली थी, जिसमें बॉबी रिफ्यूज है। वो बताती है कि वर्जिल तो सिर्फ एक जरिया था। मार्क क्या कहता है कि बालडंग्स तो काइलेगो को यहाँ आने से रोकना चाहती थी और इसी चक्कर में उन्हें अपना मैजिक खोना पड़ा, लेकिन फिर भी सिर्फ बालडंग ही पोर्टल को ओपन कर सकती है और बॉबी इस पोर्टल को ओपन करके किसी को बाहर लाना चाहती थी।
which was none other than मेलेडी। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये कि बॉबी और कोई नहीं बल्कि मेलेडी की माँ जूलिया बेनेट थी। यस, बॉबी बताती है कि उसने बचपन में ही मेलेडी को चर्च में छोड़ दिया था ताकि वो इन चीज़ों से दूर रहे, लेकिन मेलेडी उन्हें ढूंढते हुए विसे अपार्टमेंट में आ गई और दूसरे डिमेंशन में खो गई। बॉबी का कहना था कि पिछले 25 सालों से वो मेलेडी को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रही है। डैन बॉबी से पूछता है कि उसे कैसे पता कि मेलेडी अंदर है, जिस पर बॉबी बताती है कि मेलेडी आज भी उसके सपनों में रोज आती है। अब क्योंकि बॉबी के पास कोई मैजिक नहीं बचा था, इसलिए उसे वर्जिल की ज़रूरत थी ताकि वो दोनों दुनिया के बीच की दूरी कम कर सके, और यह होता था वीडियो टेप्स के बार बार प्ले होने से। और इसी वजह से इस रूम में मेलेडी की टेप्स बार बार प्ले हो रही थी, और इसी वजह से डैन को भी वो एंटिटी दिखते थे। मोरओवर, इस रूम को कैरोनाइट टाइल्स की मदद से बनाया गया था, जिससे कैरोन कॉमेट के नज़दीक आने की प्रॉपर्टी को मिमिक किया जा सके। बॉबी फोक को प्ले करती है और डैन को बताती है कि हर दुनिया की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और सही फ्रीक्वेंसी की मदद से वो उस दुनिया का दरवाज़ा खोल सकते हैं। बॉबी रिवील्स कि उस दुनिया का समय हमारी दुनिया की तरह नहीं है, यानी कि वहाँ स्पेस और टाइम बेंड होता है, और कैलेगो तुम्हें वहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें अट्रैक्ट करेगा, तुम्हें मजबूर करेगा टू स्टे इन देयर, लेकिन तुम्हें भटकना नहीं है। बॉबी सिर्फ 5 मिनट्स के लिए दूसरे दुनिया का दरवाज़ा खोल सकती है, और इतने में उसे मेलेडी को यहाँ लाना होगा। बॉबी फोर्क को प्ले करती है और डैन से कहती है कि वो इस आवाज़ को ध्यान से सुन ले, क्योंकि इसके सहारे वो वापस आ सकता है। एंड इसके बाद बॉबी मंत्र पढ़ती है और अपना हाथ कट करके मूर्ति पर खून चढ़ाती है। देन पोर्टल ओपन हो जाता है और डैन उसके अंदर जाता है। डैन अपने आप को LMG की फैसिलिटी के हॉल में देखता है, जहां वो अपनी वॉच देखता है जिसका टाइम बहुत स्लो हो गया था। रूम में पियानो की आवाज़ आती है जिसे उसकी बहन प्ले कर रही थी। वो वही क्रीपी ट्यून बजा रही थी और डैन उसे रोकता है। पीछे से डैन के डैड आते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये ट्यून अच्छी लगती है। डैन को यहाँ अपनी पूरी फैमिली मिल गई थी और ये एक बहुत लिक्रेटिव ऑफर था कि डैन यहीं हमेशा के लिए स्टे कर जाए, लेकिन डैन को पता था कि ये सब बस एक छलावा है, इसीलिए वो यहाँ से उठकर चला जाता है और वो खुद को विसर अपार्टमेंट में पाता है। डैन मेलेडी को ढूंढने लगता है और एक रूम में एंटर करता है जहाँ उसे एक चर्च दिखता है। चर्च के अंदर उसे मेलेडी बैठी हुई दिखती है, एंड दिस सीन डिपिक्टेड कि कैसे बचपन में मेलेडी को उसकी माँ चर्च में छोड़ आई थी। डैन मेलेडी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, जिसके बाद चर्च की बेल की तेज आवाज आती है और चर्च शैटर होने लगता है। वो दोनों यहाँ से भागते हुए एक रूम में पहुंचते हैं जहां LMG की CCTV कैमरा की फुटेज दिख रही थी। मेलेडी दूसरे कमरे में जाती है जहां से प्रेयर्स की आवाज आ रही थी, और वो वेंट में देखती है और आवाज बंद हो जाती है। वो विंडो की तरफ देखती है जहां उसे कैलेगो की रिफ्लेक्शन दिखती है। मेलेडी बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। डैन उसे ले जाता है और दोनों भागते हुए विसर के स्टेज पे पहुंच जाते हैं, और यहाँ से वो विसर के ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं। यहाँ डैन को बॉबी के फोक की आवाज आने लगती है जो कि एक दरवाजे से आ रही थी। वो दोनों उसी डोर की तरफ जाते हैं और तभी सैमुअल उस डोर से बाहर आता है और मेलेडी को अपने साथ खींचकर बाहर ले जाने लगता है। डैन मेलेडी को अंदर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। अब सीन बॉबी पर शिफ्ट होती है जो कि पोर्टल से मेलेडी को बाहर आता हुआ देखती है, और इसके बाद पोर्टल बंद हो जाता है। दिस मेंट कि सैमुअल और डैन उसी दुनिया में फंस के रह गए हैं और सिर्फ मेलेडी वापस आ पाई थी। मार्क पूछता है कि डैन कहाँ है, जिस पर मेलेडी उसे बताती है कि डैन वहीं पीछे रह गया है। एंडिंग सीन में हम डैन को किसी ओल्ड से हॉस्पिटल में देखते हैं जहां की नर्स का कहना था कि डैन इज लकी क्योंकि वो बिल्डिंग में आग लगने के बाद भी बच गया। विस अपार्टमेंट में कई लोग मारे गए बट नॉट डैन। दिस कन्वर्सेशन डिपिक्टेड कि डैन 1994 में पहुंच गया है। इनफैक्ट बाहर विंडो पर हम ट्विन टावर की रिफ्लेक्शन साफ देख सकते हैं, विच क्लियरली मीन्स कि अब डैन 1994 की टाइमलाइन में आ गया था। और इसी के साथ सीजन 1 का लास्ट एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आर्काइव 81 सीरीज की कहानी, एंड आई नो अभी आप सबके मन में ढेर सारे डाउट्स होंगे। डोंट वरी, क्योंकि मैं थियरी सेक्शन में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स रह जाता है तो मैं सैटरडे को यानी कि कल इस सीरीज को डिस्कस करने के लिए एक लाइव सेशन भी रखने वाला हूं। एनीवेज, लेट्स ऑल गेट इनटू द थियरीज। तो सबसे पहले लेट मी क्लियर द एंटायर स्टोरी बहुत शॉर्ट में। सो पुराने जमाने में बाल्डिंग विचेस एग्जिस्ट किया करती थी, और उन्होंने एक बार गलती से ऑलमोस्ट दूसरे डिमेंशन के डीमन कैलेगो को पृथ्वी पर बुला लिया था। उसे रोकने के चक्कर में बाल्डिंग विचेस को अपनी पावर्स खोनी पड़ी, लेकिन 1920 में वॉस फैमिली ने डिसाइड किया कि वो लोग फिर से कैलेगो को बुलाएंगे। ऐसे में 1924 के दौरान उन्होंने वॉस सोसाइटी का संगठन किया, क्योंकि 1944 में ही वो कॉमेट नजदीक आने वाला था, और उसी समय वो लोग उस रिचुअल को परफॉर्म किए। लेकिन ये रिचुअल फेल हो गया क्योंकि इस रिचुअल में कोई बाल्डंग नहीं थी। अब ये रिचुअल जब भी फेल होता था तो बिल्डिंग या फिर मैंसन जो भी होता था उसमें आग लग जाती थी, और ऐसा ही 1924 में हुआ।
नाउ 1994 में इसे फिर से सैमुअल ने ट्राई किया और यहाँ उसने बाल्डंग की जगह मेलेडी को यूज़ किया, जो कि बाल्डंग फैमिली की ही ब्लड लाइन थी, विच वॉज ऑल ओके। लेकिन इस बार भी रिचुअल फेल हो गया क्योंकि कैलेगो नहीं आ पाया। इनफैक्ट सैमुअल और मेलेडी दोनों वेल के अंदर खींचे चले गए, यानी कि दूसरे डिमेंशन में चले गए और विसर अपार्टमेंट में भी आग लग गई। नाउ नेक्स्ट जनरेशन में डैन इन टेप्स को रिस्टोर करते वक्त ये सारी स्टोरी डिटेल्स में जान पाया, जिसके बाद वो मेलेडी को दूसरे डायमेंशन से वापस लाया, लेकिन वो खुद 1994 के टाइमलाइन में फंस गया। नाउ ए ह्यूज नंबर ऑफ पीपल बिलीव कि आर्काइव 81 की स्टोरी रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, लेकिन ये सही बात नहीं है। दरअसल ये इंस्पायर्ड है 2016 में आई एक पॉडकास्ट सीरीज से विद द सेम नेम, जिसे मार्क सोलिंगर और डैन पाउल ने एयर किया था। ये पॉडकास्ट भी फिक्शनल था और समवेयर डाउन द लाइन सीरीज में मार्क का कैरेक्टर भी पॉडकास्ट के नरेटर मार्क से ही इंस्पायर्ड है, जहां दोनों ही मार्क पॉडकास्ट नरेटर्स हैं। डैन का नाम भी शायद डैन पाउल से लिया गया है। नाउ द नेक्स्ट मेन थिंग टू डिस्कस इज काइलेगो। काइलेगो के बारे में फर्स्ट 4 एपिसोड्स में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, जस्ट उसकी झलक हमें दिखाई जाती थी। इन द नेक्स्ट 4 एपिसोड्स हमें कैलेगो के बारे में पता चलता है, जहां हम ये जान पाते हैं कि कैलेगो एक फिक्शनल गॉड या फिर डीमन की तरह डिपिक्ट किया गया है, जो कि पैन डिमेंशनल है। नाउ पैन डिमेंशनल मीन्स ऐसी बॉडी, स्पिरिट, ऑब्जेक्ट या एनर्जी जो कि एक साथ एक ही टाइम पर एक से ज्यादा डिमेंशन में एग्जिस्ट कर सकती है। सीरीज में इसे एक ऐसे गॉड या डीमन की तरह दिखाया गया है जो कि अर्थ पर आने के बाद अपने फॉलोअर्स के लिए एक न्यू एरा या न्यू वर्ल्ड क्रिएट करेगा, जहां उसके फॉलोअर्स फले फूलेंगे। लेकिन बाल्डंग्स का कहना था कि यह सब बस एक छलावा है। सीरीज में दिखाई गई वॉर सोसाइटी के लोग इसी आइडिया में बिलीव करते हैं कि वो लोग काइलेगो को एक स्पेशल सेट ऑफ रिचुअल से हमारे रियल में इन्वाइट कर लेंगे। अब ये तो सीजन में पूरी तरह क्लियर नहीं किया गया कि कैलेगो के अराइवल पर एग्जैक्टली क्या होगा, बट सीरीज में बताया गया है कि आइरिस वॉस का ऐसा मानना था कि कैलेगो के पास सुप्रीम पावर्स हैं और वो पूरी ह्यूमैनिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ताकत रखता है। इनफैक्ट वो लोगों को अमर बना सकता है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और लोग मरे हुए अपने रिलेटिव सबसे भी मिल सकते हैं। कैलेगो का रियल लुक भी अभी तक रिवील नहीं किया गया है, बट वी जस्ट सी हिज स्टैचू, जिसे वॉस सोसाइटी ने कंट्री में स्मगल किया था टू परफॉर्म द समनिंग रिचुअल। सीरीज में हम कई बार कैलेगो को डैन की स्क्रीन पे नोटिस करते हैं और विसर अपार्टमेंट में, जो कि फिलहाल वर्जिल की फैसिलिटी थी, उसमें कहीं ना कहीं कैलेगो का साया है, क्योंकि वहां मोल्ड भी आती रहती है। यही वजह है कि मेलेडी ने जो रिकॉर्डिंग्स की थी उनमें कैलेगो की एसेंस कैप्चर हो गई थी और इसी वजह से हम कई बार उसे रियल वर्ल्ड में और डैन के टाइमलाइन में एंटर करते हुए देखते हैं। अब भले ही कैलेगो के बारे में सीजनों में ज्यादा नहीं दिखाया गया है, लेकिन कई लोग इसे सच मानते हैं ड्यू टू द लव क्राफ्टियन नेचर ऑफ दिस बीइंग। दिस सिंपली मीन्स इट इज आइदर गॉड और डीमन, टोटली डिपेंडिंग कि आप उसे किस तरह देखते हैं। कैलेगो में हम हैनिबल लेक्टर की भी झलक देख सकते हैं, जिस तरह से वो ऊपर देखता है, अपना सर हिलाता है, या जिस तरह से वो डैन को घूरता है। शायद यही कारण है कि हम कैलेगो को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉन्स्टर्स और डिमोनिक आइडिया से कनेक्ट कर पाते हैं, विच मेक्स अस बिलीव कि ये रियल है, ऑल्दो इट्स नॉट। बात करें सीरीज के आउटर वर्ल्ड कॉन्सेप्ट की, तो ये रीसेंट मल्टीवर्स और मल्टी डिमेंशन के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करता है, जिसका मतलब ये कि ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग है जो कि मार्वल मूवीज देखते हैं, क्योंकि वहां भी हमने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को देख रखा है। देखा जाए तो इस सीरीज में विचेस है, हॉरर है, ऑकल्ट है, मल्टी डिमेंशन का कॉन्सेप्ट है, डीमन है और इसके साथ साथ साइंस का मिश्रण है, एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट परफेक्ट। अब वॉर सोसाइटी के लोग कैलेगो को यहाँ बुलाना चाहते थे, लेकिन अपनी गलत नॉलेज की वजह से या फिर गलत रिचुअल परफॉर्म करने की वजह से कोई ना कोई हर बार उनके पैरेलल रिम में या फिर वी कैन से पैरेलल यूनिवर्स में फंस जाता था। जैसे सबसे पहले आइरिस वॉस वहाँ ट्रैप हो गई, देन मेलेडी एंड सैमुअल हुए, एंड फाइनली डैन, जो कि टाइम ट्रेवल करके वहाँ पहुंच गया। अब आप पूछ सकते हैं कि वेल डैन टाइम ट्रेवल कैसे कर गया, तो हमें बताया गया है कि वेल उस डिमेंशन में स्पेस और टाइम दोनों बेंड हो सकता है, तो ऐसे में टाइम ट्रेवल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात करें वॉस सोसाइटी की, तो स्टोरी के हिसाब से इस सोसाइटी को रिच वॉस फैमिली में 1920 के आसपास बनाया था, जिसके ओल्डेस्ट मेंबर्स जिनके बारे में स्टोरी में बताया गया है वो 3 सिबलिंग्स थे, जोना, लूकस और उसके सिस्टर आइरिस वॉस। आइरिस के फादर ने कैलेगो को ढूंढने की कोशिश की थी और इसी बीच उनकी डेथ हो गई, जिसके बाद आइरिस ने ये मिशन कंटिन्यू किया। हाउएवर ये सोसाइटी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, बट देयर आर मेनी स्पिरिचुअल सोसाइटीज जो कि 1920 के आसपास काफी एक्टिव रही थी, एंड सम ऑफ देम आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। हमें बताया गया कि ऐसे भी ग्रुप्स एग्जिस्ट करती हैं जो कि कैलेगो के अगेंस्ट हैं, और उस ग्रुप को शायद लूकस फॉर्म किया होगा, क्योंकि सीरीज में लूकस ये सब छोड़ के चला गया था। यह भी हो सकता है कि उस ग्रुप को बाल्डंग विचेस ने बनाया हो। वन मोर थिंग जिसे स्टोरी में एक खास जगह दी गई है वो है कॉमेट खैरॉन। कैलेगो का इस कॉमेट से एक खास संबंध बताया गया है। स्टोरी में बताया गया है कि कैलेगो को तब सबसे आसानी से समन किया जा सकता है जब खैरॉन कॉमेट, जिसे फेरीमैन के नाम से भी जाना जाता है, वो अर्थ के पास से गुजरे। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि फेरीमैन वर्ड का यूज हेडिस के फेरीमैन से इंस्पायर्ड होकर
कर रखा गया है, जो कि एक्रोन नाम के रिवर पर सोल्स को ले जाने का काम करता था इन ग्रीक माइथोलॉजी। सीरीज में एक और डिटेल मेंशन की गई है कि कैलेगो को एक हैलुसिनेटरी मोल्ड यूज करके चकमा दिया जा सकता है खैरोन के प्रेजेंस का, और ये मोल्ड है खैरोनाइट या स्टारडस्ट, जो कि विसर अपार्टमेंट में फैला हुआ था, जिसे डैन और बाकी कई लोग एक फंगस समझ रहे थे। अब रियल लाइफ में खैरोन कॉमेट तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट मार्च 1997 में हेल बॉब कॉमेट से जुड़ा एक इंसिडेंट सामने आया था, जो कि काफी हद तक इस सीरीज के आइडिया से रिलेटेबल है। सो हुआ ये था कि हेवेंस गेट नाम के कल्ट के 39 मेंबर्स ने एक साथ मास सुसाइड कमिट कर लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि उस पर्टिकुलर दिन अपनी जान लेने पर वो लोग हेल बॉब कॉमेट के टेल, जो कि उनके हिसाब से एक स्पेसशिप था, उसमें टेलीपोर्ट हो जाएंगे। नाउ एक और जरूरी डिटेल है बाल्डंग विचेस के बारे में, जो कि वॉस सोसाइटी के आइडिया के ठीक ऑपोजिट है एंड कमिटेड टू कीप कैलेगो लॉक्ड इन द आउटर वर्ल्ड। सीनों में बाल्डंग विचेस के किसी ग्रुप के बारे में किसी तरह की डिटेल्स नहीं दी गई है, बट हम इतना जान पाए हैं कि मेलेडी की मदर जूलिया एके बॉबी एक बाल्डंग विच थी, विच मेक्स मेलेडी एटलीस्ट हाफ विच हरसेल्फ। आउटर वर्ल्ड के पोर्टल को सेफली ओपन करने का तरीका किसी बाल्डंग विच के पास ही हो सकता था, और वही लोग इसे परफॉर्म कर सकती थी, और इसके बारे में वॉस सोसाइटी को कुछ खास नॉलेज नहीं थी। लेकिन सैमुअल और उसके साथ के लोगों को आगे चलकर यह बात अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि बाल्डंग विच का ब्लड रिचुअल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इन रियल लाइफ बाल्डंग जैसा कोई टर्म माइथोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट जहां तक बाल्डंग वर्ड की बात है तो ये 16th सेंचुरी के जर्मन आर्टिस्ट हैंस बाल्डंग से बोरोड है, जिनकी सबसे फेमस पेंटिंग का टाइटल था द विचेस। नाउ सीरीज में दिखाया गया मोल्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम स्टारडस्ट के नाम से जान पाए। ये मोल्ड और उसके पैटर्न्स असल में दो दुनिया के जुड़ने को डिपिक्ट करते हैं, और यही वजह है कि इस मोल्ड के कॉन्टैक्ट में आने से लोगों को दूसरी दुनिया दिखने लग जाती थी। जंकीज जब इस मोल्ड को एज ए ड्रग यूज करते थे तो वो दूसरी दुनिया से कनेक्ट कर पाते थे। इनफैक्ट उन्हें दूसरी दुनिया से कोई पुकारने भी लगता था। ऐसा सिर्फ जंकीज के साथ नहीं, किसी के साथ भी हो सकता था। ये पुकार या तो कैलेगो डीमन या फिर दूसरी दुनिया में फंसे हुए लोग की हो सकती थी। अब ये मोल्ड कितना खतरनाक था, इसका असर हमने एनाबेल पे देख ही लिया। नाउ सीरीज के एंड सीन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, जो कि सजेस्ट करती हैं कि कैलेगो की पावर से ह्यूमन दो डिफरेंट टाइमलाइंस में भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टोरी में कई ऐसे लोगों को दिखाया गया जो कि बताते हैं कि वो जो पेंट करते हैं उसमें उन्हें दूसरी दुनिया दिखती है, या वो जो स्टोरी लिखते हैं उसमें उन्हें दूसरी दुनिया दिखती है। अब सिंस मोस्टली ये लोग उस समय के थे जब टेक्नोलॉजी एडवांस्ड नहीं थी, इसलिए उन्हें या तो ये काफी डरावना लगता था या फिर काफी मैजिकल। ऑन द अदर हैंड हम डैन को देखते हैं, जो कि प्रेजेंट की टाइमलाइन से है, और वो भी दूसरी दुनिया की टाइमलाइन को देख सकता था। हमने उसे मेलेडी की टाइमलाइन से कनेक्ट होते हुए देखा था, क्योंकि वो जिन टेप्स पे काम कर रहा था वो अपने अंदर कैलेगो की एसेंस लिए हुए था, और वो मोल्ड में भी कवर्ड था, जिसे हम स्टारडस्ट भी कहते हैं। इसी वजह से बार बार इन टेप्स को प्ले करने पर डैन कैलेगो की दुनिया के पर्दे को हटाने लग गया था। इसी वजह से वो मेलेडी की टाइमलाइन को अपनी टाइमलाइन से शेयर कर पा रहा था। डैन और मेलेडी दोनों को ही अपनी अपनी टाइमलाइन में ये लगता था कि वो दोनों सपना देख रहे हैं जहां वो किसी से मिलते हैं, बट उस रात जब बिएट्रिस खोज से कनेक्ट करने का ट्राई करती है, तब मेलेडी और डैन को रियलाइज होता है कि वो कोई सपना नहीं देख रहे थे या कोई उनके दिमाग का खेल नहीं था, बल्कि वो सच में एक दूसरे से मिल रहे थे। रिचुअल करके डैन पोर्टल ओपन करता है और डिमेंशन में पहुंच जाता है जहां मेलेडी लास्ट 30 साल से कैद थी, और इसके बाद एंडिंग सीन में हम डैन को किसी ओल्ड से हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां से बाहर विंडो पर हम ट्विन टावर की रिफ्लेक्शन साफ देख सकते हैं। दिस क्लियरली मेंट कि डैन 1994 में पहुंच गया है। इस सीन को देखकर एक और बात मैं क्लियर कह सकता हूं कि इस सीरीज की सीजन 2 भी आएगी। तो ये थी कुछ थियरीज रिगार्डिंग दिस सीरीज, एंड आई होप कि आपको अब सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर मैंने कोई थियरी मिस करी है तो आप मुझे उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड अगर वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि कल हम एक लाइव सेशन करने वाले हैं आर्काइव 81 को लेकर, जहां मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगा लाइव में ही। वो सेशन मोस्टली 2 बजे होगी दिन में, बट स्टिल टाइमिंग्स चेंज हो सकती है। उसके लिए आपको मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहना होगा, और कम्युनिटी पोस्ट चेक करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा। तो बस यही थी सीरीज एक्सप्लेनेशन। मिलता हूं आप सभी से अपने अगली वीडियो में। पीस।